दोस्तों, हमारी पिछली स्टोरी जो कि एक बस ड्राइवर की डरावनी घटना के बारे में थी, उस स्टोरी को सुनने के बाद में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया कि सर, मैं भी अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये भी पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके ये बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो अब आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आज की कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जिन्होंने भेजी है उनका नाम हरिराम है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये पेशे से एक बस ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी हरिराम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हरिराम है और मैं राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। गांव में लोग प्यार से मुझे हरिया कहकर भी पुकारते हैं। दोस्तों, मैं कोई सरकारी बस का ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन आज से कुछ साल पहले मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस चलाने का काम किया करता था। मैं उस कंपनी में लगभग 12 साल से बस चलाने का काम कर रहा था, लेकिन उन 12 सालों में बस चलाते हुए मुझे कभी भी किसी भी ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत भी डर का आभास हो, चाहे फिर वो दिन का समय हो या रात का। लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके होने के बाद मैंने हमेशा के लिए ही बस चलाना छोड़ दिया, और फिर मैं हमेशा के लिए अपने गांव जाकर एक छोटी सी परचून की दुकान लगाने लगा। आज भी कई लोग जब मुझसे मेरे ड्राइवरी छोड़ने का कारण पूछते हैं, और जब मैं उन्हें उस घटना के बारे में बताता हूं, तो जिस दिन मैं उस घटना का जिक्र किसी से कर लेता हूं, तो उस रात मुझे नींद नहीं आती है, बल्कि मुझे वह सभी महसूस होने लगता है जो आज से कई साल पहले उस रात मेरे साथ हुआ था। इसीलिए अब मैं उस घटना के बारे में किसी से ज्यादा जिक्र नहीं करता। अगर कोई मुझे मेरी ड्राइवरी के काम को छोड़ने के बारे में पूछता भी है, तो मैं भले ही उसे कुछ और बहाना मार दूं, पर उससे उस घटना के बारे में जिक्र नहीं करता। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मैं उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैं जिस बस को चलाता था, कंपनी वालों ने उस बस की ड्यूटी एक फैक्ट्री में लगा रखी थी, और वहां पर मेरा काम था कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को उनके घर से लाना और शाम को वापस उन्हें उनके घर पर छोड़कर आना। अब उस फैक्ट्री में मेरी बस के साथ ड्यूटी लगे हुए लगभग 6 महीने का समय हो चुका था। शुरू में जब मेरी इस फैक्ट्री में ड्यूटी लगी थी और मुझे ये काम समझाया गया था, तो मैं खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो गया था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पूरे दिन बस चलाने से तो अच्छा ही है कि दिन में सिर्फ 2 टाइम लगभग 3-4 घंटे बस चलना पड़ेगा, और पूरे दिन आराम करेंगे और सैलरी भी पूरी मिलेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यह लालच मुझे एक दिन एक ऐसी मुसीबत में फंसा देगा जिसकी वजह से मुझे मेरी यह नौकरी ही छोड़नी पड़ जाएगी। दरअसल अब रोजाना गांव जाकर उस फैक्ट्री के मजदूरों को लाना और शाम को उन मजदूरों को उनके घर पर छोड़ना मेरे लिए आम बात हो चुकी थी, और मुझे अब लगभग हर मजदूर के घर के एड्रेस का भी पता चल चुका था, क्योंकि मुझे उस रूट पर से मजदूरों को लाते हुए लगभग 6 महीने का समय हो चुका था, और हर गांव से लगभग 10-12 मजदूर मेरे साथ उस बस में रोजाना आते जाते थे। तो उन्हें रोजाना उनके घर के सामने छोड़ने की वजह से मुझे सभी के घरों के बारे में पता चल चुका था कि किसी मजदूर का कौन सा घर है, और रास्ते में आते जाते टाइम उन लोगों से थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो जाया करती थी। कुछ मजदूर जिनसे मेरी दोस्ती थोड़ी ज्यादा थी, वह रोजाना मेरे साथ बस के केबिन में बैठा करते थे और पूरे रास्ते मेरे से गप्पे लगाते हुए फैक्ट्री में काम पर जाते थे, और शाम को भी इसी प्रकार गप्पे लगाते हुए और पूरे दिन फैक्ट्री में क्या क्या काम किया वो सब बातें मुझसे शेयर करते हुए अपने घर चले जाते थे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था,
लेकिन एक दिन अचानक दोपहर को मेरे गांव से मुझे एक फोन आता है। वह फोन मेरे पिताजी का था। उनका फोन आने पर मुझे पता चलता है कि गांव में मेरी दादी चल बसी है, यानी कि मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया है और मुझे आज ही शाम होने से पहले पहले अपने गांव पहुंचना है। तो इसलिए मैंने तुरंत मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठेकेदार से बात की और उन्हें जो भी घटना मेरे घर पर हुई थी उसके बारे में बताया और तुरंत उनसे छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। अब जैसा कि शायद आप लोग जानते होंगे कि अगर घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर के सभी लोग लगभग 15 दिन होने तक उसका शोक मनाते हैं और उस शोक के समय में ना ही तो कोई काम पर जाता है और ना ही घर में कोई शुभ काम होता है। और इसी वजह से मैं भी 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। अब मुझे 15 दिन के बाद ही वापस अपने काम पर लौटना था। खैर, जैसे ही 15 दिन समाप्त हुए तो परिवार में सभी लोगों की जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर आने लगी थी और अब मैं भी अपने गांव से वापस अपने काम पर लौट चुका था। वापस आने के बाद मैं भी अपने इस काम में लग गया। रोजाना मजदूरों को लाता और ठीक शाम होते ही उन्हें वापस उनके घर पर छोड़कर आता। अभी मुझे काम पर वापस आए हुए 2-3 दिन का समय ही हुआ था और शायद वापस आने के तीसरे दिन ही वह घटना मेरे साथ हुई थी। दरअसल उस दिन मैं हमेशा की तरह शाम होने के बाद मजदूरों को बस में बैठाकर उन्हें उनके घर पर छोड़ने के लिए निकल पड़ा था। सभी मजदूर फैक्ट्री के अगल बगल के गांवों के ही थे, जिनके घरों की दूरी फैक्ट्री से लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक ही थी और इसी 20 से 25 किलोमीटर के आसपास के इलाके से कई महिलाएं और पुरुष उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आते थे। मेरी बस में भी लगभग 30 पुरुष और 20 के आसपास में महिलाएं उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आते थे। उस दिन आसपास के 2-4 गांवों में मजदूरों को उतारते ही मेरी बस का एक टायर पंचर हो जाता है और यह देखकर मैं समझ गया था कि आज का दिन तो मेरा खराब ही होने वाला है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा खराब होने वाला है। मैंने सोचा कि अब टायर को बदलने में लगभग 1-2 घंटे का समय लगेगा और इन लोगों को छोड़कर वापस आते आते मुझे रात के लगभग 10-12 तो बज ही जाएंगे। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, टायर बदलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने बस में बैठे कुछ लोगों की मदद से बस का टायर बदलना शुरू किया। अब काफी मशक्कत के बाद बस का टायर मैंने बदल दिया था, लेकिन जब मैंने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त तक रात के 8 बज चुके थे। अब बस में बैठे हुए कुछ लोगों ने मुझ पर चिल्लाना भी शुरू कर दिया था कि इतनी रात हो गई है, हमारे घर वाले और बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम यहां से जल्दी चलो। और खास तौर पर तो औरतें सबसे ज्यादा चिल्ला रही थीं कि भाई साहब आप जल्दी चलो, घर पर हमारे बच्चे अकेले हैं। अब उन लोगों को मैं कैसे समझाता कि उनसे ज्यादा जल्दी तो मुझे खुद को थी, क्योंकि मुझे पता था कि इनको छोड़कर वापस आते आते मुझे काफी देर हो जाएगी और इतनी रात को इन गांवों के सुनसान रास्तों पर सफर करना ठीक नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था कि देर रात को इन रास्तों पर लुटेरे कई बार कई घटनाओं को अंजाम देते हैं। खैर, मैंने बस स्टार्ट की और अब सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ते हुए मैं वापस आने की तैयारी कर रहा था और अब लगभग बस खाली भी हो चुकी थी। बस में सिर्फ कुछ 2-4 लोग ही बैठे थे और उनका गांव आते ही उनको भी मैंने उतार दिया था। अब मैंने सोचा कि बस में कोई नहीं है और अब सीधा मुझे फैक्ट्री की तरफ ही निकलना है और अब मैं वहां से रवाना होकर वापस अपनी बस को लेकर फैक्ट्री की तरफ आ रहा था। तभी एक पहाड़ी के पास में एक सुनसान रास्ता आता है और अचानक मुझे मेरे पीछे से बस में से ही एक औरत की आवाज सुनाई देती है कि ए हरिया, आज मुझे नहीं उतारेगा क्या? आज मुझे अपने साथ ले जाने का विचार है क्या तेरा? उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो मैं चौंक गया। मुझे लगा कि बस में से तो सभी लोग उतर चुके हैं, तो फिर यह आवाज किसकी है? जब मैंने बस को थोड़ा धीरे करके अपनी गर्दन को घुमाकर बस में पीछे की तरफ देखा तो बस में सबसे पीछे ही पीछे लास्ट वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, पर मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी लोगों के उतरते ही मैंने बस के पीछे की सभी लाइटें बंद कर दी थीं। फिर जैसे ही मैंने बस के पीछे की लाइट चालू की
और जब उसके चेहरे की तरफ नजर घुमाई तो मैंने उसे देखकर कहा कि अरे सुमन, तुम अभी तक बस में क्या कर रही हो? तुम्हें तो तुम्हारे गांव में ही उतर जाना चाहिए था। तब उसने मुझसे कहा कि मैं बस में सबसे पीछे बैठी हुई थी और काम की थकान की वजह से मुझे नींद आ गई थी, इसलिए कब मेरा गांव पीछे छूट गया मुझे पता ही नहीं चला। दरअसल सुमन उस फैक्ट्री में काम करने वाली ही एक औरत थी जो रोजाना मेरी ही बस में आती जाती थी, इसलिए मुझे भी उसे देखकर कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। फिर मैंने उससे कहा कि आज मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गई है और अब तुझे वापस छोड़ने तेरे गांव जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। तब मैंने उससे कहा कि तू अपने गांव में किसी को फोन करके यहाँ बुला ले और फिर उसके साथ चले जाना। लेकिन उस वक्त मैंने उससे ये बात कहने के साथ साथ एक चीज को नोटिस किया कि आज उस औरत में कुछ अलग ही तरह का बदलाव था, क्योंकि आज उसका व्यवहार बहुत अलग था। नॉर्मली बाकी के दिनों में वह इतना ज्यादा बोलती ही नहीं थी, और अगर बोलती भी थी तो वह सीधी और सरल भाषा में बात करती थी, लेकिन आज उसकी बातें करने का तरीका कुछ अजीब ही था। तब मैंने फिर से उसे कहा कि अरे सुमन, तू सोच क्या रही है? अपने घर पर फोन कर। तब उसने घूरते हुए मुझसे कहा, मतलब तू मुझे मेरे गांव छोड़कर नहीं आएगा? क्यों रे हरिया, तू बहुत ज्यादा समझदार हो गया है आजकल। इतना कहकर वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है। अभी बस धीमी धीमी रफ्तार में चल ही रही थी कि तभी अचानक बस के एक तरफ से जोर की आवाज आती है और बस अचानक से एक जगह पर रुक जाती है। जब मैंने बस में बैठे बैठे ही खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बस का आगे का एक टायर फट चुका था, और यह देखकर तो मैं सोच ही लिया था कि आज का तो दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात भी खराब ही होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही जब मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वह टायर फटा भी तो ऐसी जगह पर था जहां उस सुनसान रास्ते पर चारों तरफ जंगल और एक तरफ उस काली पहाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी मैं बस में बैठा बैठा ही उस औरत की तरफ बिना देखे ही उसे बोलता हूं कि अरे सुमन, बस का टायर फट गया है, अब तो तुझे तेरे घर वालों को फोन करके यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बस तो वापस तेरे गांव तक जा नहीं सकती। और उस औरत से इतना कहकर मैं बस से नीचे उतर जाता हूँ और बस के पीछे की तरफ जाकर बस की डिग्गी में ये चेक करने लगता हूँ कि क्या बस में कोई दूसरा टायर और पड़ा हुआ है जिससे कि मैं फटे हुए टायर की जगह लगा सकूं। अभी मैं नीचे होकर बस की डिग्गी में टायर देख ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जब अचानक से मैं उसे देखने के लिए पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे वही औरत ही खड़ी थी जिसका नाम सुमन था, और जो बस में बैठी हुई थी उसे इस तरह मेरे पीछे खड़ा हुआ देखकर एक पल के लिए तो मैं चौंक ही गया था। और उसकी तरफ जब मैंने देखा तो वह एक अजीब तरीके से गुस्से में मुझे घूर रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि अरे सुमन, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जाकर बस में बैठ। इस सुनसान रास्ते पर अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं अपनी जान बचाऊंगा या तेरी। तभी उसने एक अजीब सी आवाज में मुझसे कहा कि तुम अपनी जान की फिक्र करो हरिया, कि तुम तुम्हारी जान बचा पाओगे या नहीं। अब यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर उस रात के समय को देखते हुए मैंने उसकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर मैंने उससे कहा कि मुझे टायर बदलने दे और तू जाकर बस में बैठ। इसके साथ ही मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ नीचे क्या करने आई हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैंने सोचा हरिया की थोड़ी मदद ही कर देते हैं। तभी मैंने उससे कहा कि ठीक है, वैसे भी यह बस का इतना बड़ा टायर मुझसे अकेले से नहीं उठेगा, तो तू इसको उठाने में थोड़ी मेरी मदद कर दे। अभी मैं बस की डिग्गी में पड़े हुए एक एक्स्ट्रा टायर को निकालकर उसकी मदद से उसे उठाकर आगे की तरफ ले जाने लगा। तभी उसने मुझसे कहा कि तू छोड़ रे हरिया, तेरे बस की बात नहीं है। और फिर उसके बाद वह औरत अकेली ही उस टायर को उठाकर बस के आगे की तरफ ले जाती है, और उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा चौंक जाता हूँ। मैं इसलिए नहीं चौंकता हूँ कि वह उस टायर को बस के आगे की तरफ उठाकर लेकर गई, बल्कि मेरे चौंकने की वजह ये थी कि वो उस टायर को इतनी आसानी से ऐसे उठाकर लेकर जा रही थी जैसे कोई पानी की बाल्टी को उठाकर लेकर जाता है। तभी मैंने उससे कहा कि सुमन, तुम ऐसा क्या खाती पीती हो जो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है?
जिस टायर को दो इंसान मिलकर नहीं उठा सकते, उसे तुमने अकेले ही उठा लिया। तभी उसने मुझे गुर्राती हुए कहा कि मैं तो खून पीती हूँ, तू भी पिएगा क्या खून? मुझे लगा कि यह घर पहुंचने में लेट हो गई है और गुस्से में है, इसी वजह से मुझसे ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें कर रही है। इसके बाद मैं बस के नीचे झेक लगाकर बस का टायर बदलने लगता हूँ। अभी मैं बस के नीचे लेटकर उसके नीचे घुसा हुआ था और टायर बदल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे यह एहसास होता है कि जैसे किसी ने मेरे पैरों को बहुत जोर से जकड़ रखा हो। इसके बाद मैंने बस के नीचे से निकलना चाहा, लेकिन मैं चाहते हुए भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी ने मेरे पैरों को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि मैं उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था। तभी मैं जोर जोर से उस औरत को आवाज लगाता हूँ, अरे सुमन, कहाँ हो तुम? देखो, किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा है, तुम यहाँ आओ और मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। तभी बस के नीचे लेटे लेटे ही मुझे मेरे बाएं साइड के कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। उस फुसफुसाहट को सुनकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे पीछे मेरे ही बगल में कोई बस के नीचे लेटा हुआ हो। तभी अचानक मुझे मेरे कान में आवाज सुनाई देती है कि क्या हुआ हरिया, तू तो डर गया। और जब मैंने जिस कान से मुझे यह आवाज सुनाई दी थी उधर मेरी गर्दन घुमाई तो उस तरफ देखते ही मुझे एक जोर का झटका सा लगा, क्योंकि उस बस के नीचे मेरे बगल में और कोई नहीं बल्कि वह औरत सुमन ही लेटी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मेरी और उसकी नजर मिलती है तो इसके बाद वह मेरी मदद करने के बजाय जोर जोर से हंसने लगती है। अब रात के समय घने अंधेरे में एक सुनसान रास्ते पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस वक्त इंसान की क्या हालत हो सकती है, और वो भी तब जब आप एक बस के नीचे अंधेरे में मोबाइल की रोशनी की मदद से लेटे हुए हो और इसके साथ ही किसी ने आपके पैरों को भी बुरी तरीके से पकड़ रखा हो। तो ऐसे टाइम पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। अब उसके हंसने के साथ साथ ही उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ने लगा था और देखते ही देखते उसका चेहरा किसी हैवान के जैसा हो गया था। और इसके बाद उसने अपने लंबे लंबे नाखून वाले हाथ से मेरे मुंह पर एक झपट्टा मारा और मेरे मुंह को पूरी तरीके से नोच लिया, जिसकी वजह से मेरे चेहरे से खून निकलने लगा और अब मेरे खून की कुछ बूंदें उसके नाखूनों पर लग चुकी थीं, जिसे चाटते हुए उसने कहा कि स्वाद तो अच्छा है। और इतना कहकर वह उस बस के नीचे से इस तरह निकल कर जा रही थी जैसे कोई मकड़ी चलकर जाती है। ठीक उसी तरह चलकर वह औरत जा रही थी। अब ये सब देखकर मुझे समझ आ चुका था कि यह सुमन नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत पिशाच या फिर कोई छलावा है जिसने सुमन का रूप लेकर आज मुझे यहाँ फंसा दिया है। अब उसके द्वारा नाखूनों से खरोचे गए मेरे चेहरे के घावों में एक अजीब तरह की जलन सी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन घावों पर कोई मिर्ची लगा रहा हो। अभी भी लगातार मैं उस बस के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक वह बस के नीचे लगा हुआ जैक हट जाता है और वह बस एक साइड से पूरी की पूरी मेरे ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकलती है और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अस्पताल के एक बेड पर पड़ा हुआ था और मेरी आंखों के अलावा मेरे पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं और चेहरे के साथ साथ ही मेरे दोनों हाथों पर और पैरों पर भी पट्टियां बंधी हुई थीं। उस वक्त मुझे उस कमरे में सिर्फ एक नर्स दिखाई दे रही थी, लेकिन तब मैं अपने मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे मुंह में नलकियां लगी हुई थीं। उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह मेरे पेट तक खाना पहुंचाने वाली नलकियां हैं, क्योंकि उनका मेरे गले में होने का एहसास भी मुझे हो रहा था। तभी मुझे होश में आता हुआ देखकर उस नर्स ने डॉक्टर्स को बुलाया और फिर कुछ देर बाद ही मेरे घर वाले भी वहां पर पहुंचे। अस्पताल से लगभग 2 महीने बाद ठीक होने पर मुझे मेरे घर ले जाया जाता है। फिर जब घर वालों को मेरी स्थिति थोड़ी ठीक लगती है तो वो मुझसे पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। पूछना तो मुझे भी घर वालों से बहुत कुछ था, लेकिन पहले मैं उनको मेरे साथ हुई सारी घटना बताता हूँ।
उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर उस दिन मेरी जान कैसे बची। तब मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जब तुम बस के नीचे दबकर तड़प रहे थे तो उस रास्ते से कुछ ही देर में एक लोगों का संघ वहां से गुजर रहा था, जो कि पैदल यात्रा करके भजन गीत गाते हुए उस काली पहाड़ी के ऊपर बने हुए माता के मंदिर में जा रहा था। वह लोग काफी दूर से उस संघ को लेकर उस माता की आराधना में उस काली पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में तुम बस के नीचे दबे हुए तड़पते दिखे और उन लोगों ने ही तुम्हें अस्पताल तक पहुंचाया और तुम्हारे जेब से मिले हुए कागजातों में मिली जानकारी की वजह से अस्पताल वालों ने हम घर वालों तक तुम्हारी जानकारी पहुंचाई। अगर उस दिन वह संघ के लोग थोड़ी देर भी ना आते तो उस दिन तुम्हारी जान जा चुकी थी। जब तुम्हें अस्पताल लाया गया था तब भी तुम लगभग मर ही चुके थे। वो तो माता रानी का आशीर्वाद और डॉक्टरों की मेहनत थी जो तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारी हालत तो इतनी गंभीर थी कि तुम्हारे बचने के कोई चांस ही नहीं थे और इसी वजह से तुम पिछले 4 महीने से कोमा में थे। अब यह सुनकर मुझे एक पल के लिए झटका सा लगा कि मैं पिछले 4 महीनों से अस्पताल के उसी बेड पर मरी हुई अवस्था में पड़ा हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कल रात को ही यह सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वाक्य को हुए 4 महीने बीत चुके हैं। लेकिन फिर बाद में घर वालों ने जब फैक्ट्री मालिक से और उस गांव के आसपास के लोगों से पता किया तो हमें पता चला कि जब मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया था और मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था, इस दौरान वह जो सुमन नाम की औरत थी जो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए हमेशा मेरी बस में आती जाती थी, उसकी किसी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर वह सुमन नहीं थी तो फिर कौन थी। तब घर वालों ने आसपास के गांव वालों से पता किया तो पता चला कि उस रास्ते पर एक छलावा है जो देर रात आने जाने वाले लोगों को रूप बदल कर रास्ता भटकाता है और वह उन लोगों को एक झटके में नहीं मारता बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता है। जितना तड़पा तड़पा कर वो इंसान को मारता है उतना ही ज्यादा उसको मजा आता है। इससे पहले भी इस रास्ते पर कई ऐसे हादसे हो चुके थे पर कोई भी उन हादसों में जिंदा नहीं बचा। मैं पहला ऐसा इंसान था जो उस हादसे में जिंदा बचा था और वह भी शायद उस माता रानी के आशीर्वाद की वजह से। अगर उस दिन वह संघ के लोग वहां पर नहीं आते तो शायद आज यह कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं।